हाँ जी। क्या हाल चाल है। तो यूपी वाले मेरे दोस्तों, आज आप सबके लिए और वैसे बाकी दोस्तों के लिए भी जो कि यूपी पीसीएस के पेपर से ओरिएंटेड नहीं भी हैं, तो अभी ऐसे का पेपर होके हटा और मेरा क्या एनालिसिस रहा है, कुछ अपने यू नो चंद बातें यहाँ पे इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं जो कि तमाम टॉपिक्स यूपी पीसीएस के एसए के पेपर में आए हैं। देखिए, लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो स्टेट पीसीएस है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ज्यादातर आप में से जितने बच्चे हैं, आपने जो भी वीडियो देख रहे हैं या तो अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करी होगी या आप लगभग 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। मुझे अपना टाइम याद आता है, 2012-13 की बात कर रहा हूं, जब मैंने बिल्कुल कदम रखा था अपनी कॉर्पोरेट में जॉब छोड़ के मैं यूपीएससी की तैयारी मैंने करनी शुरू करी थी। और मुझे लगता था कि नहीं, मैं यूपीएससी ही क्रैक करूंगा। मैंने कभी भी ना ये नहीं सोचा कि मैं स्टेट पीसीएस दूंगा। मैंने कभी ये ऑप्शन में भी नहीं रखा कि मेरे को पंजाब का या हरियाणा का, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं तो मैंने कभी इस बात को तवज्जो दिया ही नहीं। मुझे था कि नहीं यार, कि मेरा तो जो लेवल है ना वो यूपीएससी लेवल है। मैंने तो आईपीएस ऑफिसर बनना है, क्योंकि मेरा एम्बिशन आईपीएस ऑफिसर बनना था। तो मैं ये स्टेट पीसीएस के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो एक सर थे हमारे, वो हिस्ट्री पढ़ाते थे और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी गलती मत करो, स्टेट पीसीएस का पेपर देना भी बहुत जरूरी है। कहते अधिकतर तौर पे जो बच्चे, वो उस वक्त की बात है 2012-13 में, पेपर इतने मुश्किल नहीं आया करते थे, इजी होते थे। खैर, लेकिन उस वक्त के हिसाब से कंपटीशन तो काफी लगता था। तो उन्होंने सर ने कहा था कि देखो बेटा, ऐसा है कि दो तरह के बच्चे होंगे। एक तो वो होंगे जो कि करते ही यूपीएससी की तैयारी है, और यूपीएससी की तैयारी करते करते ना वो साथ में बैकअप के लिए नाबार्ड है, आरबीआई है, एसबीआई, पीओ है या स्टेट पीसीएस है, उनको भी ऑप्शन में रखते हैं, बैकअप पे रखते हैं। क्योंकि मैं इतना ज्यादा एम्बिशियस था अपने यूपीएससी की तैयारी को लेके, तो मैंने सोचा कि नहीं सर, बैकअप तो मेरे लिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ प्लान बी फॉर मी। तो फिल्मों वाली जो बातें होती ना, वो मैं मारता होता था। तो मेरे सर ने कहा कि ऐसी गलती मत करो, जो आपका स्टेट पीसीएस का जो पेपर है उसको भी जरूर दो। दो तरह के बच्चे हैं, एक केवल यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके लिए स्टेट पीसीएस में अपियर होना रिलेटिवली इजियर होता है, बिकॉज जब आपने इतनी ब्रह्मांड की तैयारी कर ली हो, इतना सारा आपने चीजें पढ़ ली हो, तो स्टेट पीसीएस में आपको चैलेंजिंग नहीं लगेगा। एंड देन कुछ बच्चे होते हैं जो कि केवल एसएससी, पीओ एग्जाम्स और सिर्फ स्टेट पीसीएस की ही तैयारी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, लेकिन उनका जो नॉलेज का दायरा होता है ना, वो शायद यूपीएससी जितना वाइड नहीं हो सकता। तो मैंने उनकी बात पे गौर किया और थोड़ा आगे जाके मैंने स्टेट पीसीएस के पेपर भी दिए। खैर, अभी भी अटेम्प्ट पड़े हैं स्टेट पीसीएस की। उम्र तो वैसे हो चुकी है मेरी 35 साल की, लेकिन चलो आगे जाके स्टेट पीसीएस में हमारे यहाँ पे पंजाब में एटलीस्ट 38 ईयर्स तक अटेम्प्ट होता है जनरल कैटेगरी में। तो कहना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि अपने अनुभव से जो मैं समझ पाया हूँ 2012 से लेके आज 2023 का जो अनुभव रहा है, और अपने अनुभव से जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ बातें, कि देखिए, स्टेट पीसीएस का ऑप्शन जरूर ओपन रखिए। प्लान बी नाम की कोई चीज आप कहेंगे कि सर नहीं होती है, लेकिन प्लान बी नाम की चीज बनानी जरूरी होती है। वैसे तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि यूपीएससी आपका प्लान बी होना चाहिए, यूपीएससी कभी प्लान ए नहीं होना चाहिए। और ये बात मेरे जहन में आज भी 2014 की बात है। डीपी अग्रवाल जी, जो कि यूपीएससी के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे 2014 में, उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था और तब उन्होंने ये बात कही थी कि हाँ, यूपीएससी को प्लान बी बनाओ, प्लान ए नहीं। उस वक्त तो समझ नहीं आया था मेरे को बात को, लेकिन अब जाके इस बात को मैं रिलेट कर सकता हूँ, जब मैं यूपीएससी के साइकिल से बाहर निकल गया हूँ, थैंकफुली। तो अब जब आप टॉपिक्स को देखेंगे, चाहे वो यूपीपीसीएस के टॉपिक्स हों, एसए के, जीएस 1 के, जीएस 2 के, जीएस 3 के, आपको मुश्किल नहीं लगेंगे क्वेश्चंस देखने। क्वेश्चंस देख के लगेगा कि हाँ यार, ये तो किया हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये डुएबल है। तो रिलेटिवली ईजियर होते हैं। देखिए, कंपटीशन होता है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कंपटीशन नहीं है या बिहार में कंपटीशन नहीं है। ये मत सोचना कि 4 बातें हिस्ट्री की आपने ही पढ़ी हैं या 4 बातें ज्योग्राफी की आपको ही आती हैं। ये मत सोचना। ये मत सोचना कि केवल हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दो जो न्यूज़पेपर हैं, आप ही पढ़ते हैं 365 दिन। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, कंपटीशन और भी बहुत सारा है, लेकिन एक तरीका है। यूपीएससी एक गेम है टाइमिंग का। सीमित समय में, लिमिटेड टाइम में आपने एग्जाम क्रैक करना है।
आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री की पीएचडी नहीं करनी है, आपने ज्योग्राफी की पीएचडी नहीं करनी है। उतनी हिस्ट्री, उतनी ज्योग्राफी, उतना आईआर, उतनी इकोनॉमी, उतनी पॉलिटी पढ़नी है जो कि आपको इस एग्जाम में क्लियर करने में मदद करा सके। और वही काम हम टीचर्स का होता है कि सीमित समय में ऐसे कोर्सेज और ऐसा कंटेंट आपके सामने लेके आए जो कि आपके इस ड्रीम को पूरा करने में मदद करे। चलिए, अब अगर हम यूपी पीसीएस के मेन सिलेबस ऐसे की बात करें तो 3 भागों में ऐसे होता है। देखिए, यूपीएससी में सेक्शन ए, सेक्शन बी होता है। यूपीएससी में आप एक ऐसे लेते हैं सेक्शन ए में से, एक लिखते हैं सेक्शन बी में से। यहां पे क्या रहता है कि 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें से एक टॉपिक में आपने करना है। सेक्शन बी में अगेन 3 टॉपिक्स होंगे जिसमें से एक टॉपिक पे आप ऐसे लिखेंगे, और सेक्शन सी में भी सेम 3 टॉपिक्स होंगे, तीनों में से एक टॉपिक पे आपने करना है। तो यानी कि जो तीनों एसेज आप लिखेंगे, 1 फ्रॉम ए, 1 फ्रॉम सेक्शन बी एंड 1 फ्रॉम सेक्शन सी, ईच ऐसे हैज टू बी रिटन इन 700 वर्ड्स। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का सेक्शन ए, 50 मार्क्स का सेक्शन बी, 50 मार्क्स का सेक्शन सी। तो यानी कि टोटल 150 मार्क्स के आपके 3 ऐसे बनते हैं। और हम कोशिश कर सकते हैं कि यहां पे एटलीस्ट 120, 110, 120 के आसपास स्कोर लेके आ सकते हैं। उससे ज्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है। नाउ, अब आपके साथ मैं टॉपिक्स शेयर करता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स आए थे। सेक्शन ए में ये 3 टॉपिक्स आए थे, मैं 9 के 9 टॉपिक्स सभी डिस्कस करने वाला हूं। तो कुर्सी की सीट बेल्ट को आप बांध के थाम के बैठिए, और ये बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो एक्साइटिंग हो। यदि आपको लगता है कि सर आप बोरिंग बातें कर रहे हो, वीडियो लंबा जा रहा है, तो आप काम कर सकते हैं, 2x पे देख सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि वीडियो ऐसे बोरिंग होते हैं, लंबे वीडियो नहीं बनाने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बताइए, ताकि अगर वीडियोस बोरिंग भी जा रहे हैं तो टीचर को पता लगे कि कैसे उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। क्योंकि टीचर के लिए अल्टीमेट फीडबैक क्या होता है, आप सबके कमेंट्स होते हैं। नाउ, सेक्शन ए में 3 टॉपिक्स आए। रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग, सेकंड था प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यानी कि जो बड़े बड़े शहर हैं। अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखिए, यहाँ पे हम इंडिया तक ही सीमित रहे, यहाँ पे न्यूयॉर्क या लंदन या उसकी तो बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम इंडिया तक सीमित रह के बात समझिए कि क्या क्या जो बुजुर्ग हमारी आबादी है उनके क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। दिल्ली है, बेंगलुरु है, मुंबई है, हैदराबाद है, पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है, इन महानगरियों में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक रहते हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं। और तीसरा टॉपिक था मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया। अब चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पीसीएस की कर रहे हैं, या किसी और स्टेट की कर रहे हैं, ये तीनों टॉपिक्स ओवरहेड ट्रांसमिशन, ओएचटी तो नहीं हुआ ना। मेरे साथ होता था मैथ्स की क्लास में 11वीं 12वीं में, नॉन मेडिकल घर वालों ने दिलवाया था, नहीं मन था लेने का। मेरे साथ ओएचटी होता था, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री जब पढ़ाई जाती थी क्लास में, तो वो टीचर मेरे कहते थे कि ओएचटी हो रहा है, यानी कि ओवरहेड ट्रांसमिशन। तो मैं कहता था हाँ सर हो रहा है। लेकिन ये 3 टॉपिक्स पढ़ के आपका ओएचटी तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर। ये तो तीनों बातें बहुत कॉमन है, न्यूज़पेपर में पता नहीं कितने सैकड़ों आर्टिकल्स हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को लेके। आइए अब इन टॉपिक्स को एनालाइज करें। पहला टॉपिक, तो मैं आपको योजना की जैसे बात करता रहता हूँ, योजना मैगजीन का एनालिसिस जून के बाद का नहीं हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा व्यर्थ हो गया था, काफ़ी बिजी हो गया था अपने इन यूपीएससी के नोट्स बनाने के कामों में और ये सब पढ़ाने में। जल्दी लेके आऊँगा योजना का एनालिसिस। लेकिन अगस्त 2022 पिछले साल की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुबेर सर थोड़े दुबले पतले थे, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा काम था और ज़्यादा खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था, दुबले पतले काफ़ी हो गए थे उस वक्त। तो एक मैंने योजना का वीडियो डिस्कस किया था, योजना अगस्त 2022 का, लिटरेचर और आज़ादी की बात तब करी थी। तो योजना के वीडियोस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। योजना के वीडियोस, योजना का कंटेंट हमको जेनरिक कंटेंट देता है जो कि हमको एसे राइटिंग के लिए और इवन जीएस के पेपर्स के लिए काफ़ी रेलेवेंस बनाई देता है। एसे राइटिंग और जीएस के पेपर्स यूपीपीसीएस में कोई स्कॉलरली अंडरस्टैंडिंग नहीं डिमांड कर रहे हैं, टू दी पॉइंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डिमांड कर रहे हैं, और जेनरिक कंटेंट ही हमने पेश करना होता है। तो जैसे कि मैंने अब ये जो 1-2 स्लाइड्स हैं उसी लेक्चर में से मैंने निकाली हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे रोल ऑफ लिटरेचर की बात हो रही है ना, तो आप कोई स्टोरी से शुरू कर सकते हैं अपने ऐसे को। 700 शब्दों में लिखना है, तो अगर आपको ठीक लगे 60-70 शब्दों में या 100 शब्दों में आप एक स्टोरी, फिक्शन स्टोरी के फॉर्म में कुछ आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसे कि उस लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था, देखिए इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल था, भारत का जो संघर्ष था आज़ादी के लिए, उसमें कितने सारे लोगों ने पत्रिकाएं लिखी, अखबार लिखे, पैम्फलेट्स बांटे, किताबें लिखी, ताकि लोगों के अंदर ना राष्ट्रवाद की स्पिरिट को पैदा किया जा सके, नेशनलिज्म की स्पिरिट को पैदा किया जा सके। और ये ऐसा नहीं है कि ये काम केवल महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हम ये जो
सीड्स ऑफ नेशनलिज्म इंस्टिल करने की बात आती है ना, ये हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का जो एरा था 19th सेंचुरी का, तब से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी थी कि एक फ्रीडम फाइटर थे बिहार से, जो कि उनको बहुत पसंद था, शौक रखते थे म्यूजिक का, और एक बार उनको अपने घर से अरेस्ट कर दिया गया था। ये ब्रिटिश राज के ज़माने की बात है। तो जब वो जेल में थे तो उन्होंने एक नोट, एक पैगाम अपने परिवार को भेजा, और उस पैगाम में क्या लिखा था, उस पैगाम में लिखा तो कुछ और था, लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उनको कुछ और लगा। उस पैगाम में लिखा था कि इसराज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उनको लगा कि ये व्यक्ति ने लिखा है कि इस राज के तीर ढीले कर दो। तो ब्रिटिश अथॉरिटीज को लगा कि ये जो पैगाम इसने अपने परिवार वालों को दिया है, ये तो काफी भड़काऊ है, इसके चलते तो लोग हमको काफी अटैक कर सकते हैं, और ये तो एंटी इंडिया यानी कि एंटी ब्रिटिश इंडिया फीलिंग्स प्रमोट करेगा, ये इस तरह का मैसेज। लेकिन वास्तव में उसने क्या लिखा था कि भाई देखो, इस राज जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी बात कर रहा था कि देखिए मैं अभी जेल में हूं, लेकिन जो इस राज है जो कि एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके जो तार है वो ढीले कर दो। ही डिडंट मीन टू से कि ब्रिटिश राज के तार ढीले कर दो। तो यानी कि देखिए, अब बात यहां पे ये आती है कि जब अगर उसने ये भी लिखा होता कि इस राज के तार ढीले कर दो, तो यानी कि ये क्या है, ये वर्ड्स हैं। अब अगर हमको, हमारी फैमिली को कोई ऐसी चिट्ठी रिसीव होती है, कोई ऐसा मैसेज रिसीव होता है कि हमारा परिवार का सदस्य है कि वो किसी मुसीबत में है, किसी तकलीफ में है, कोई हमको स्ट्रेस कॉल या स्ट्रेस मैसेज आता है, तो नेचुरली आज तक अगर हमने कॉकरोच भी ना मारा हो तो हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, हमारे अंदर करेज आ जाती है कि नहीं यार, अपने भाई, अपने बहन या अपने परिवार के सदस्यों को छुड़ाने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, चाहे मेरे को अपनी जान के साथ खेलना पड़े। तो देखिए, यानी कि कहना ये चाहता हूं मैं कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो एक केवल चिट्ठी की बात करी है, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, आप रिटन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के प्रेरित होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, आप में हिम्मत आती है, आपको डर भी लग सकता है। तो बात यहां पे ये आ रही है कि जो रोल ऑफ लिटरेचर है, लिटरेचर इन रिटन फॉर्म, वो कैसे आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में मदद करता है। लिटरेचर में ये पावर है, ये ताकत है कि हमारे कैरेक्टर को शेप कर सके। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, कंपैशन की बात आती है, इंटेग्रिटी की बात आती है, करेज की बात आती है, ये सब चीजें हम किसी व्यक्ति की जिंदगी को पढ़ के भी हम ये सब चीजें डेवलप कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ये सब चीजें हमारे में इनहेरेंटली डॉर्मेंट होती हैं। एक वर्ड होता है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट माने कि करेज, बहादुरता, कंपैशन, ये सब चीजें हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कभी कोई ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं आई, कोई ऐसा मौका हमारे सामने नहीं आया जिसके चलते हमने इसका प्रदर्शन किया हो। अब करेज का मतलब ये नहीं होता कि मेरे 18 इंच के डोले हैं या मेरी 60 इंच की छाती है, नहीं। करेज, अब आप समाज में कहीं सोसाइटी में आप देखते हैं कि भाई देखिए, किसी बूढ़े व्यक्ति के साथ या किसी औरत के साथ अत्याचार हो रहा है, और आप मान लीजिए कि आप कोई बहुत ताकतवर इंसान नहीं है, आप एक आम साधारण नागरिक हैं, लेकिन आप अपनी हिम्मत जुटा के उस व्यक्ति को इंसाफ देने के लिए पुलिस स्टेशन में जाते हैं या न्यायालय में जाते हैं, तो ये आपकी करेज दिखाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर करेज इस करके आ गई क्योंकि आपके कान में किसी ने बोला कि आप करेजियस हो, करेजियस बन जाओ, ऐसा तो नहीं होता। तो हम कई बार अपने एक्सपीरियंसेस से, लोगों के एक्सपीरियंसेस से ये वैल्यूज डेवलप करते हैं। हमको अपने आसपास की, अपने समाज की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर डेवलप होती है। तो देखिए, 3 यहाँ पे बातें समझते हैं कि लिटरेचर कैसे मदद करता है कैरेक्टर बिल्डिंग में। हम जब स्टोरीज पढ़ते हैं, हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे स्टोरीज पढ़ते हैं, हम वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, या हम कारगिल की लड़ाई के बारे, जब हम हीरोज के बारे पढ़ते हैं, रियल हीरोज कौन है, हमारे जवान हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। रियल हीरोज हमारे वो नहीं होते जिनका 2.5 किलो का हाथ होता है, वो तो एंटरटेनमेंट के लिए है। तो जब उनके बारे हम पढ़ते हैं, है ना, महात्मा गांधी जी के बारे पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे पढ़ते हैं। अब महात्मा गांधी के 18 इंच के बाइसेप्स तो नहीं थे, उनके तो चलो नेचुरली 6 पैक एब्स बन गए थे, वो जिम तो नहीं जाते थे 4 घंटे। अब उनके बारे पढ़ते हैं, उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं है कि लोगों को मारा हो या उन्होंने बहुत ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ लोगों पे कमिट करी हो कि वाह 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 कि वो बहुत ताकतवर थे। उनके लिए उनकी जो नॉन वायलेंस की वैल्यू थी, जो प्रेम की वैल्यू थी, वो हमको बहुत इंस्पायरिंग लगती है। उससे हमको करेज मिलता है, ब्रेवरी मिलती है। तो हम किसी के बारे भी पढ़ते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, ब्रेवरी की, ऑनेस्टी की, ये सब चीज़ें पढ़ के हमको भी इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ ऐसा काम हम भी करें। दूसरा, लिटरेचर पढ़ के हमको दूसरों के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे, यानी कि आपके जो एक्शंस हैं, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके बारे में हमको पता लगता है। जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं अबाउट द करेक्टर्स जो कि बैड चॉइसेस, अब ये तो मूवीज में भी हम देखते हैं, आप नॉवेल्स में भी पढ़ सकते हैं, फिक्शन नॉवल हो या नॉन फिक्शन कॉन्टेक्स्ट हो,
कि भाई किसी ने कोई कोई ऐसा फैसला किया जिसके चलते नतीजा बुरा हुआ, तो भाई हमको ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिसके कारण। अब हिटलर के बारे आप पढ़ते हैं, अब हिटलर के एक ज़माने में बहुत फैन फॉलोइंग भी थी जर्मनी में, लेकिन हिटलर के जो चॉइसेस थे, जो डिसीजंस थे, वो ऑब्वियसली बात है इतने अच्छे नहीं थे। तो आप हिटलर को पढ़ के इंस्पायर्ड तो नहीं फील करेंगे। एंड देन लिटरेचर के बारे पढ़ के आपको एम्पथी मिलती है। सिंपथी क्या होता है? ओहो हो बेचारा, उसके साथ ये हुआ वो हुआ। एम्पथी क्या होता है कि अगर 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 मुझे कुछ दर्द हुआ है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई ऐसा कोई हेल्थ एलिमेंट हुआ है, भले ही वो सब चीज़ आपके साथ नहीं हुई, लेकिन उसको भी आप ऐसा समझें कि हाँ यार, ये मेरे साथ भी हो सकता था, या अगर ये मेरे साथ होता तो कैसा होता। तो यानी कि एम्पथी मीन सिंपथी से भी आगे जाना। ठीक है, ओ या ऊ करके ऐसा नहीं होता। सिंपथी में होता है कि ओ ये हो गया, सो सॉरी ऐसा हो गया। एम्पथी मीन्स गोइंग वन स्टेप फॉरवर्ड। तो जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं, हम पार्टीशन लिटरेचर के बारे पढ़ते हैं, तो हमारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक तरफ भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जब भारत आज़ाद हो रहा था तो बंगाल में, पंजाब में कम्युनल वायलेंस हो रहा था। तो एम्पथी आती है। अब मैंने अपने नाना नानी से काफ़ी किस्से सुने। मेरे नाना नानी पार्टीशन से पहले पाकिस्तान में रहते थे, तो वो पार्टीशन के बाद यहाँ पे माइग्रेट करे, तो उनसे मैं काफ़ी किस्से सुनता था। वो बताते थे कि कितनी मुश्किल से उनको अपनी ज़मीन जायदाद सब वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा, बिल्कुल नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी। तो जब उनकी पीड़ा और उनकी दर्द के बारे सुनते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे पास क्या पीड़ा है, हमारी जनरेशन के पास तो कोई पीड़ा ही नहीं है। भगवान ना करे कि ऐसा हमको हालात देखने पड़े जो कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने देखे थे, तो ऐसी तो पीड़ा हमारे साथ नहीं है। तो यानी कि हम में एम्पथी डेवलप होती है। लिटरेचर कैन ऑल्सो हेल्प अस टू डील विद डिफिकल्ट चैलेंजेस इन आवर ओन लाइफ। हम हेलन केलर के बारे पढ़ते हैं। हेलन केलर, शी वॉज ब्लाइंड, शी वॉज डेफ, लेकिन हेलन केलर ने कितना कुछ अचीव किया, कितने लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने ये साबित किया कि अगर आप में डिसेबिलिटी है, डजंट मीन कि आप लाइफ में सक्सीड नहीं कर सकते हैं। इररिस्पेक्टिव कि आपके लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए, लेकिन फिर भी आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं किसी पर्सनल लॉस के साथ, पर्सनल लॉस हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर का लॉस हो, या कोई हेल्थ एलिमेंट का हमारा कोई प्रॉब्लम हो, वट एवर इट इज़, कोई फिजिकल हेल्थ एलिमेंट हो या मेंटल हेल्थ एलिमेंट हो, तो हम लोगों के बारे पढ़ते हैं, है ना, इंस्पिरेशन लेते हैं। आ, तो इससे क्या होता है कि हम अपनी खुद की इमोशंस के बारे समझ पाते हैं, और हमको लगता है कि नहीं यार, हम अकेले नहीं हैं। ना फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि अब अगर हम बात करें एंग्जाइटी की, तो देखिए अब जैसे ना, एंग्जाइटी किसी को भी हो सकती है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम मुझे भी होती है, कई बार वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है तो एंग्शियस फील करते हैं। अब एंग्जाइटी पहले लगता था कि नहीं यार, एंग्जाइटी होना या एकदम से कुछ ऐसे फिजिकल सेंसेशन फील होना, या कुछ ऐसा लगना कि हमको हार्ट अटैक आने वाला है, पैनिक अटैक्स, ये तो पागल लोगों को आते हैं। और जब एंग्जाइटी के बारे पढ़ा कि नहीं यार, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तो दीपिका पादुकोण से लेके विराट कोहली, बादशाह, हनी सिंह और इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, कपिल शर्मा, ठीक है, बेन स्टोक्स, इन सबको भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रही है। अब एंग्जाइटी बहुत नॉर्मल सा लगता है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे को एंग्जाइटी है, बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी है, तो हमको लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, है ना। अब हम जब इन लोगों के बारे पढ़ते हैं, इन लोगों के बारे कोई मूवी आती है, कोई डॉक्यूमेंट्री आती है, या कोई बुक आती है। अब आज की जनरेशन, तो जनरेशन जी जो है, वो किताबें पढ़ने में इतना बिलीव नहीं करती है, लेकिन उसके बारे कोई मूवी देख ली, डॉक्यूमेंट्री देख ली, वट एवर। बट इरिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट, वी फील दैट लुक, वी आर नॉट अलोन, ये प्रॉब्लम किसी और के साथ भी आई है। हमको एक कोपिंग अप मैकेनिज्म डेवलप होता है। क्या आपको एंग्जाइटी होती है? अगर होती है तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या तरीका है आपका एंग्जाइटी को कोप अप करने का, वो ज़रूर बताइएगा। इट कैन बी ऑफ हेल्प टू समबडी एल्स वॉचिंग दिस वीडियो, बट हु इज़ रिलक्टेंट टू टाइप कि मुझे एंग्जाइटी होती है और मुझे कोप अप करना नहीं आता। तो प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको ऐसा फील होता है। ओवरऑल लिटरेचर एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ के बारे में समझना, अपने वातावरण के बारे में समझना, अपने परिवार के बारे में समझना, अपने माहौल के बारे में समझना, इस सब इस लिटरेचर ही तो है जिसको पढ़ के हमको और बेहतर तरीके से समझ आ सकता है। अब लिटरेचर का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई बहुत फिलोसफिकल लिटरेरी कोट्स पढ़े हैं या आपने पोएम्स पढ़ी हैं, कुछ रिटन कॉन्टेक्स्ट है ना। अब लिटरेचर, अब आमतौर पे हमारे माइंड में लिटरेचर आता है कि भाई कोई बहुत बड़े कोई ऑथर होंगे, पोएट्स होंगे जिनके हमने बहुत हैवी हैवी किताबें पढ़नी है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे वो पंजाबी हो, इंग्लिश हो, वट एवर इट इज। रिटन कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, वो फिक्शनल हो, नॉन फिक्शनल हो। रीडिंग, कहते हैं ना कि रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, मेक बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड। तो रीडिंग लिटरेचर से हम एज इंडिविजुअल्स बेटर पीपल बनते हैं, ठीक है। देन
कॉग्निटिवली लिटरेचर पढ़ने से हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होती है। लिटरेचर के चलते हम अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को डेवलप कर पाते हैं, नए आइडियाज आते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स एम्पैथी और कंपैशन की बात मैंने डिटेल में भी पीछे कही थी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने इंडियन टेक्स्ट की बात करें तो देखिए, बहादुरता की जब बात आती है तो रामायण पढ़ते हैं तो भगवान राम या हनुमान जी की बहादुरता के किस्से सुनते हैं कि कैसे वो इतनी दूर श्रीलंका तक गए और उन्होंने सीता माता को छुड़ाया। हम अर्जुना के बारे हम महाभारत में पढ़ते हैं। करेज की जब बात हो तो हम गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे पढ़ें। गुरु गोबिंद सिंह जी जो कि सिख लिटरेचर में बहुत प्रोनोमिनेंट है। तो जब हम इन कैरेक्टर्स के बारे पढ़ते हैं, जब हम इन रियल पर्सनालिटीज के बारे पढ़ते हैं तो हमें हिम्मत आती है ना। कंपैशन की बात आती है। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी की बात करें, उन्होंने अपने चारों बेटों का बलिदान दिया। इसके खातिर ताकि देश अखंड रह सके, क्योंकि उस वक्त औरंगजेब का जो अत्याचार था वो बहुत ज्यादा था। औरंगजेब धक्के से कोअर्सिवली हिंदुओं को और सिखों को कह रहा था कि आपने मुसलमान बनना है, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे धर्म के खातिर, धर्म को बचाने के खातिर उन्होंने अपने 4 बेटों का बलिदान दिया। तो यानी कि करेज की बात आती है। हमको थोड़ी सी चोट लग जाए या हमको थोड़ा हल्का सा जुकाम लग जाए या सर्दी लग जाए, हम कहते हैं वो हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं, वी आर नॉट वेल, वी आर अंडर द वेदर। पर जस्ट इमेजिन दीज पीपल। गुरु नानक देव जी ने पैदल पूरी दुनिया वो चलते रहे। कहाँ कहाँ कोई ऐसा जगह नहीं होगी दुनिया में जहां पे गुरु नानक देव जी पैदल ना गए हों। कंपैशन की बात आती है तो चाहे वो गुरु नानक देव जी की बात हो सिख लिटरेचर में, गौतम बुद्ध की बात हो बुद्धिस्ट लिटरेचर में, कंपैशन के बारे समझ आता है इन सब पर्सनालिटीज को पढ़ के। ऑनेस्टी की बात आती है, ड्यूटी की बात आती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम युधिष्ठिर के बारे पढ़ते हैं महाभारत में, या अर्जुना के बारे पढ़ते हैं भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या होना चाहिए कि अर्जुन, यदि तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई बंधु कोई भी खड़े हैं, लेकिन जब तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो तो तुमको अपना कर्तव्य अनबायस्ड होकर निभाना है। यदि सिचुएशन डिमांड करता है कि तुम्हें तीर चलाना है, चाहे सामने तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र खड़ा है, तुम्हारा कजन खड़ा है, तुम्हारा भाई खड़ा है, कोई भी खड़ा है, तुमको तीर चलाना होगा। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है। तो रामायण से हम कितना कुछ सीखते हैं। रामायण से हम सीखते हैं स्टोरी अबाउट करेज, अ स्टोरी अबाउट दी वैल्यूज ऑफ अ फैमिली, इंपॉर्टेंस ऑफ अ फैमिली। आज के टाइम पे लोग सिचुएशनशिप और कैजुअल डेटिंग और कैजुअल रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, विच इज फाइन, टू ईच टू इट्स ओन। लेकिन हम अगर रिलेशनशिप की प्योरिटी की बात करें तो हम देखते हैं कि भगवान राम कह सकते थे कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं नहीं सीता माता को वहां लेने जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कोई और ढूंढ लूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा तो नहीं कहा था। ही वेंट ऑल द वे टू श्रीलंका, उन्होंने सीता माता को रेस्क्यू किया। तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली है ना। अब भगवान राम ने एक बात स्वीकार कर ली, उनको उनकी माता जी ने कहा कि तुमको एग्जाइल में जाना पड़ेगा, वनवास में जाना पड़ेगा। उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी, उन्होंने अपने पिताजी को या अपनी माता जी को कुछ नहीं बोला बदले में। महाभारत की बात है, महाभारत से हम क्या सीखते हैं, अ स्टोरी ऑफ वॉर बिटवीन 2 ब्रांचेस ऑफ अ रॉयल फैमिली। तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है अच्छाई और बुराई के डिफरेंस की। अच्छाई और बुराई हम हमारे अंदर ही है ना। ये कुछ नहीं होता कि हमारे बाहर कोई बुराई है, अच्छाई बुराई दोनों हमारे अंदर ही है, भीतर ही है, जिसके बारे हमने महाभारत और रामायण दोनों में पढ़ा है। भगवत गीता में बात आती है नेचर ऑफ द ड्यूटी की। अर्जुना को कृष्ण भगवान ने क्या क्या ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी चाहिए उसके बारे में बात बताई। अगला टॉपिक था प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। तो जो टॉपिक्स है ना, जो टॉपिक्स नया टॉपिक शुरू होगा वो रेड से हाईलाइटेड होगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं, वो रेड से हाईलाइटेड होगा। अब देखिए, अभी तो भारत के पास युवा आबादी है, एक हम यंग इंडिया की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है। लेकिन इस बात को भी हम समझें कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के फेवर में और 25-30 साल में है। 25-30 साल के बाद मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, आप भी बूढ़े हो जाएंगे, हम सारे ही बूढ़े हो जाएंगे जो अभी हम देख रहे हैं वीडियो। और अभी देख रहे हो कि आप जो अभी मोस्टली जो नॉर्म है, कुछ लोग तो शादी करने के बाद कहते हैं कि हमने बच्चे नहीं करने हैं, वी डोंट वांट टू हैव अ चाइल्ड। कुछ फैमिलीज अब सिर्फ सिंगल चाइल्ड में मानती हैं कि हमने एक ही चाइल्ड करना है, विच इज ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, जो जिसका फैसला है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे तो 12-12, 13-13, मेरे नाना जी दादाजी की बात करूं, उनके 13-13, 14-14 भाई बहन होते थे, पूरी क्रिकेट टीम होती थी। फिर जब अपने फादर की बात करूं तो हमारे फादर मदर के 3-4 भाई बहन होते थे। अपने अपने टाइम पे हम 2 भाई हो गए, आगे जाके हम देख रहे हैं कि 1 बच्चे हो रहे हैं। तो यानी कि अब आने वाले समय में यंग पॉपुलेशन कम होने वाली है और एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा होने वाली है। अपने आप को मेंटेन करना, फिट रखना, वो और बात है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, आप आज के टाइम पे 70 ईयर्स तक भी लोग काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, दैट इज वन थिंग। बट ओल्डर पीपल, दे विल फेस प्रॉब्लम एंड दे आर फेसिंग प्रॉब्लम स्पेसिफिकली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। देखिए, अब लोगों के एस्पिरेशंस हैं, जैसे जैसे लोगों के एस्पिरेशंस बढ़ेंगे तो वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आएंगे।
अब उसके चलते अब डेफिनेटली अब जब एस्पिरेशंस बढ़ेंगे तो अब बूढ़े माँ बाप को भी लेके आएंगे शहरों में। अब शहरों में हवा पानी और है, खर्चा और है। मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर रहा हूँ। अब देखिए दिल्ली है, गुरुग्राम है, अब दे आर नोटोरियसली फेमस। बेशक वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेशक वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन वहाँ का हवा पानी देखिए, वहाँ के म्यूनसिपल इश्यूज देखिए। 2 दिन बारिश होगी तो पूरा का पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। अब जो बूढ़े लोग हैं वो क्या करें? ओल्ड एज पॉपुलेशन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं हमारे सोसाइटी में। देखिए अब अगर मार्गदर्शन की बात आती है तो दे आर अ सोर्स ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस। उनके अनुभव से, उनकी विजडम से हम कितना कुछ सीखते हैं। आप अपने नाना नानी, दादा दादी, परिवार में आपके जो बुजुर्ग हैं, उनका एक्सपीरियंस है। अगर आज उनकी उम्र 70 साल है, 80 साल है, तो उनकी उम्र है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, और आप में वो चैलेंजेस ना आए तो आपको वो बार बार गाइड करते रहते हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास थोड़ा समय ज़्यादा होता है रिटायरमेंट के बाद, तो वो अपना समय व्यतीत करते हैं ऐसी सिविक एक्टिविटीज़ के लिए। एनजीओज ज्वाइन करते हैं, मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, मस्जिद में जाना, या सिविक एंगेजमेंट की बात आती है, बच्चों को पढ़ाना, फ्री में पढ़ाना, या कुछ ऐसे एंगेजमेंट्स हो जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर की बात आती है, तो क्योंकि उनके पास टाइम है तो वो ये टाइम कम्युनिटीज़ में अपना स्पेंड करते हैं। तीसरा, दे आर अ ग्रोइंग इकोनॉमिक फोर्स, क्योंकि अब देखिए उनका खर्चा इतना नहीं है। अब कोई 70 साल का है, 75 ईयर्स का है, अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे को टॉमी की जीन्स लेनी है, या मेरे को टॉम फोर्ड के चश्मे लेने हैं, या मैंने एप्पल 15 प्रो मैक्स लेना है। अब क्या होता है ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है तो एस्पिरेशंस, मटेरियल एस्पिरेशंस थोड़ी कम हो जाती है, तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम भी होती है। अब उनके पास टाइम है, पैसा भी है, लेकिन हेल्थ अलाउ नहीं करती है। मन तो करता है कि पूरी दुनिया घूम के आए, लेकिन अब उनकी हेल्थ कई बार नहीं अलाउ करती। ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आते हैं ओल्ड पॉपुलेशन के। देखिए अब टॉपिक क्या था? टॉपिक था प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। शुरू कैसे करना है? शुरू में आपने सीधा प्रॉब्लम्स पे नहीं आ जाना, 700 शब्द में आपने ऐसे लिखना है। पहले तो आप सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है ओल्ड एज पॉपुलेशन की इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, और इन जनरल हमारी लाइफ में ओल्ड एज लोगों की क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो सिग्निफिकेंस की बात करी, क्योंकि ज़्यादा समय तो है नहीं, 700 शब्दों में लिखना है। देन हम आते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी अगर उठाना चाहते हैं, इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। पीडीएफ उठा के आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं बाद में। एनालिसिस तो आप सुन ही रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप एनालिसिस सुन रहे हैं, लेकिन इसका पीडीएफ भी बाद में देख सकते हैं। यदि आपको लगे इनमें से कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं, तो उन पॉइंट्स को आप अपने यूपीएससी की तैयारी में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये इशू सोसाइटी से रिलेटेड है, तो GS1 में काफ़ी मदद करेगा। अब एजिंग पॉपुलेशन के काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं, चुनौतियां आ जाती हैं। एक चैलेंज ये आता है कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको एडिक्वेट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जो हेल्थ सिचुएशन है वो भी थोड़ी क्रॉनिक होनी शुरू होती है, कोई ना कोई एलिमेंट आता रहता है। अब इसके कारण ओल्ड एज पॉपुलेशन की जो डिमांड रहेगी फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज वो ज़्यादा रहेगी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं स्पेसिफिकली ओल्ड एज में आके उनकी इंश्योरेंस नहीं होती है, उनको इंश्योरेंस के बारे में पता नहीं होता है। पर्सनली नो सच फैमिलीज जो कि बहुत वेल ऑफ हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज को बहुत खर्चा उठाना पड़ा बिकॉज वहाँ पे उनकी किसी की भी इंश्योरेंस नहीं थी, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी। तो देखो बीमा इंश्योरेंस कराना, हेल्थ इंश्योरेंस कराना, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है अपने आप में। तो अगर इंश्योरेंस कराई हुई है टाइमली तो डेफिनेटली आने वाले समय में जब मुसीबत आती है, कुछ ऐसी स्थिति आती है, तो आपको इतनी तंगी नहीं होती है। देखिए पैसा जितना मर्जी हो, हमेशा कभी ना कभी थोड़ा ज़रूर पड़ जाता है, इस बात को याद रखना। तो जहाँ पे आपको लगता है कि 4 पैसे हमारे बचते हैं, उसके लिए अगर आप 4 पैसे आज ज़्यादा लगा भी देते हैं अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अनदर चैलेंज इज इंश्योरिंग दैट ओल्डर अडल्ट्स हैव अ सेफर एंड सपोर्टिव प्लेस टू लिव। एक एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट उनको चाहिए। अब अगर ऐसी सोसाइटी में वो रह रहे हैं जहाँ पे क्राइम काफ़ी है, गैंगस्टर्स काफ़ी रहते हैं, जहाँ पे बच्चे नशे कर रहे हैं, तो उनको सेफ्टी नहीं फील होगी। अब अगर अगर फॉर एग्जांपल अब अगर मेरे नाना नानी या दादा दादी एक घर पे रहते हैं और उनको ऊपर वाले कमरे को अगर किराए पे दिया हुआ और वहाँ पे पता लगता है कि वहाँ पे जो लड़के रहते हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, वो वहाँ पे हैश कर रहे हैं, वीड कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप या मैं, हमको लगेगा कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सेफ नहीं है ना। तो ऐसी रेंटल इनकम का भी क्या फायदा जहाँ पे ऊपर हमको लग रहा है कि लोग नशा कर रहे हैं, कल को नशा करके इंसान तो कुछ भी कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। तो एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट उनको देना वो भी बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, यहाँ पे लाइफ बड़ी फास्ट है कहते हैं। लाइफ फास्ट होने के कारण लोग यहाँ पे हमेशा रश में रहते हैं और बहुत रूड बोलते हैं, बहुत राउडी होते हैं, बिकॉज हर किसी को अपने काम पे जाना है, जल्दबाजी है। अब
इसके चलते क्राइम रेट भी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे शहरों में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया आर होम टू अ ग्रोइंग नंबर ऑफ ओल्डर अडल्ट्स। लेकिन क्या ये शहरों में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वहाँ के आवाम की ज़रूरतों को केटर कर सके? आवाम चाहे बुजुर्ग हो या चाहे युवा हो। तो काफ़ी चैलेंजेस ऐसे आते हैं हमारे बुजुर्ग लोगों को। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस टू हेल्थ केयर, जैसे आपको मैंने बात करी कि एडिक्वेट हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। बिकॉज देखिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि क्या अच्छे सरकारी अस्पताल आसपास हैं? प्राइवेट अस्पताल तो होंगे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। अब फोर्टिस है, आपका मैक्स हॉस्पिटल है, वेदांता है। लेकिन अब यहाँ पे हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता ना। यहाँ पे तो बल्कि आप फोर्टिस में या अगर आप मेदांता में या मैक्स हॉस्पिटल में जाएंगे आपको लगेगा कि आप एक एयरपोर्ट पे जा चुके हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, कैफे हैं वहाँ पे, बट नॉट एवरीबडी कुड अफोर्ड दैट, है ना। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट। सोशल आइसोलेशन। अब देखिए एक तो आज के टाइम पे ना कंसेप्ट है वो हाई राइज अपार्टमेंट्स का। अब देखिए फॉर एग्जांपल मुझे मैं तो कभी नहीं रह सकता हूँ हाई राइज अपार्टमेंट्स में, फ्लैट्स में। अब वहाँ पे आपको घुटन महसूस होती है। अब हाई राइज अपार्टमेंट्स में क्या है कि आप बैठे हैं, घर पे बैठे हैं। अब आप नेचर के साथ ज़्यादा नहीं जुड़ सकते हैं। आपको बाहर जाना है तो बाहर जा नहीं सकते हैं, पोल्यूशन बहुत है, आपको धूप नहीं मिल रही है। सोशल आइसोलेशन लगता है। आपके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या आपके जो दोस्त हैं वो तो कहीं और रहते हैं, आप यहाँ पे मुंबई में या गुरुग्राम में आ गए। आपके बच्चे आपको लेके आ गए कि नहीं मम्मी पापा आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन आपका जो नेटवर्क है वो पीछे रह गया। तो अगेन अब सोशल आइसोलेशन से क्या होता है, आपको किसी को भी एंग्जाइटी होगी, किसी को भी डिप्रेशन होगा। आपके बेटे, आपके बेटी बेटियां तो काम करने चले जाएंगे। अब वो बेचारे जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, रिटायर्ड माँ बाप हैं, वो अपना दिन कैसे स्पेंड करेंगे? आपको क्या लगता है कि टाइम स्पेंड करना केवल हमको ही अच्छा लगता है, उनको नहीं अच्छा लगता? अब वो क्या करेंगे? कितना टीवी देख लेंगे, कितना नेटफ्लिक्स देख लेंगे, कितना यूट्यूब देख लेंगे? कुछ ना कुछ तो उनका मन करेगा कि एक सर्कल हो जहां पे वो सैर कर सकें, दोस्तों के साथ बैठ के ताश खेल सकें, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में एंगेज कर सकें। देन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जिनकी फिक्स्ड इनकम्स होती हैं, एंड इतने बड़े शहरों में नहीं इतना सरवाइव कर पाना मुश्किल होता। अब देखिए अब 15, 20, 25 हज़ार में एक बड़े शहर में सरवाइव करना आसान काम नहीं है। तो इसके कारण वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह भी है कि उनके पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, कोई पेंशन फंड होगा या कोई एफडी होगी। अब स्कैम कॉल्स बड़े आते हैं कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अब हमको क्या पता कि वो जो लोग कॉल कर रहे हैं कि वो फ्रॉड है कि नहीं है। अभी मेरे पास मेरे फ़ोन पे ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड है। मुझे कम से कम दिन में 10 फ्रॉड कॉल्स आते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रू कॉलर पे लिखा आ जाता है। तो मुझे पता है कि भी ये एक ऐप है ट्रू कॉलर नाम की, वहाँ पे फ्रॉड कॉल्स आते हैं, नहीं फ़ोन उठाने, नहीं ओटीपी शेयर करना। लेकिन अब यही बात एक्सपेक्ट करना हमारे बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको क्या पता होगा? उनको समझाना पड़ेगा कि भाई ट्रू कॉलर नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ऐसे अननोन नंबर से कॉल्स मत उठाओ, ओटीपी वगैरह, अपना एटीएम का पासवर्ड वगैरह किसी को मत दो। तो ये चैलेंजेस आते हैं, लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नाउ अब ये जो प्रॉब्लम ये जो अडल्ट लोग फेस करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, इसके कारण काफी नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी जिंदगी पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल द लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। सोशल आइसोलेशन कैन लीड टू लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, इसके कल चलते लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो मीट नहीं हो सकती हैं। तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं? सोशल आइसोलेशन को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी बड़े शहरों में, लेकिन एक्सेसिबिलिटी टू दोज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो भी बेहतर करना बहुत जरूरी है। और इंकरेज करना चाहिए जहां पे सोशल आइसोलेशन की बात है, ऐसी एनजीओ या ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं। तो ऐसे क्लब्स, ऐसी कम्युनिटीज बनाना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए सरकार की भी योजनाएं होती हैं, लेकिन अब कैसे, अब जो बुजुर्ग लोग हैं कैसे वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए मे बी वो कुछ पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को बिल्डअप किया जा सकता है, स्पेशली जो लो इनकम हाउस होल्ड से जो बुजुर्ग लोग आते हैं। एंड अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, इसको इंक्रीज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट वी हैव टू वर्क टुगेदर व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ द ओल्ड एज पॉपुलेशन। वी हैव टू वर्क टुगेदर। We can't leave everything on the government. We have to work in collaboration with the community organization, with the private sector, with the government, so that older people, the older adults who have contributed significantly to our lives, they can live a peaceful life. अपना वो रेस्ट कर सकते हैं, रिटायर्ड लाइफ अपनी पीसफुली जी सकते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। द नेक्स्ट टॉपिक वॉज मीनिंग ऑफ G20 लीडरशिप फॉर इंडिया। नाउ कितनी सारी बातें G20 लीडरशिप के बारे करी। कितना बड़ा मौका था भारत के लिए कि भारत के पास अध्यक्ष पद था G20 का। G20 G21 बना थैंक्स टू इंडिया, कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 के सम्मेलन में इंक्लूड किया गया।
G20 का कोर ऑब्जेक्टिव 2023 में क्या था कि देखिए कोविड से हम निकले हैं 3 साल बाद, वहाँ यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वहाँ पे वातावरण में हम देख रहे हैं कि तब्दीलियाँ आ रही हैं। तो मल्टीफेसेटेड कंसर्न्स थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करना है, आधी दुनिया रिसेशन के प्रेशर में अभी दबी हुई है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड बातें हैं। तो भारत को लुक अपॉन किया गया कि भारत इन बातों को कैसे लीड कर सकता है और इन बातों का एजेंडा कैसे भारत सेट कर सकता है। तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी ने यहाँ पे फोकस किया इंक्लूसिविटी पे, ठीक है, कि क्या क्या कंसर्न्स लीस्ट डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के हैं। बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप्स बनाए गए थे, बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई थी, 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी। अब मोदी जी की इस जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, अब हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, खैर मतलब मैं हमारे इन द सेंस कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जिन जनरल बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने आपसी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने भी मोदी जी की इस फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। जिस तरीके से मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने G20 को ऑर्गेनाइज कराया, उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो G20 की लीडरशिप से कहीं ना कहीं जो हम आम नागरिक भी हैं ना, हम में भी एक मान मर्यादा का एक फीलिंग आई है। बिकॉज G20 लीडरशिप इंडिया के लिए इज अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर द कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल, कि भारत को वो मौका मिला है कि 21वीं सदी के ऐसे अहम टॉपिक्स का एजेंडा सेट करने के लिए, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, चाहे वो टेररिज्म है, भारत ने ये शोकेस किया है कि देखिए मुश्किल दौर में भी हमने इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी करी है। भारत ने ये शोकेस किया है कि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल भी है, नेचुरल कैपिटल भी है। भारत ने ये भी शोकेस किया है कि देखिए अब वो समय आ चुका है कि जो विकसित देश हैं वो थोड़ा इस बात से, इस आइडिया से दूर हटें कि केवल चाइना में ही इन्वेस्ट करना है। भारत ने रेड कारपेट के साथ वेलकम किया है इन्वेस्टर्स को और विदेशी धन को कि आइए हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, बूस्ट कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को यहाँ पे ही बनाइए, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। हम पूरी यहाँ पे बाजे गाजे के साथ स्वागत कर रहे हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को, और आने वाले समय में आपको कमिट करते हैं कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ का ही रास्ता अपनाएंगे। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रोफाइल बढ़ रहा है, इसके चलते भारत ये एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ेगा टू वेरियस सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। भारत की जो एक्टिव एंगेजमेंट रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में, अभी यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, इन सब देशों के साथ एफटीए की बातचीत कंक्लूड हुई है या चल रही है। अब ये अग्रीमेंट्स भारत की मिडिल क्लास को, अर्बन मिडिल क्लास को भी बहुत बेनिफिट करेगा। और साथ के साथ भारत अभी इस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहा है कि कैसे व्यापार को, ट्रेड को और ज़्यादा होलिस्टिक, फेयर और मल्टीलेटरल बनाया जा सकता है, which is focusing at the welfare, which is focusing at benefiting the interests of the least and developing countries. ठीक है, now India has not only advocated for the concerns of the impoverished but also championed आने वाले 6-7 साल में क्या हमारी रणनीति रहेगी, क्या हमारा रोड मैप रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030 अचीव करने के लिए। और गोल नंबर 1 क्या है? पॉवर्टी को, गरीबी को हर एक फॉर्म में हटाना। अंडरस्कोर्स नो पॉवर्टी एज अ फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट गवर्नेंस। तो कैसे इस ऑब्जेक्टिव को हम मीट कर पाएंगे, स्पेसिफिकली व्हेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर पीपल आर इन साउथ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। So Africa's entry into the G20, African Union's entry into the G20 will significantly give a lot of boost in India and Africa collaborating further to achieve this sustainable development goal number 1. Now it is up to India to ensure that every country, irrespective of the size of the economy, is able to achieve these sustainable development goals. And also ये multifaceted diplomacy. Now there is this talk about this new Cold War, one side China, one side America. We are saying that leave that apart. World today demands more cooperation. These challenges which we are facing, these challenges are impacting not only America, not only Ukraine, not only Russia, not only London or not only China. These challenges are there for everyone. So since the challenges are multiple, so cooperation has to be wholesome and the cooperation has to be multifaceted. नाउ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, सॉरी थोड़ा सीजन चेंज हो रहा है तो गला भी खराब हुआ पड़ा, गला बैठा हुआ है। नाउ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ यानी कि भारत को जो यहाँ पे मौका मिला डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करने का,
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय, देखिए चाइना की कोशिश है कि कैसे वो अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से गरीब देशों की सहानुभूति जीत सके, लेकिन बहुत सारे गरीब देशों को इस बात का एहसास हो चुका है कि चाइना की जो दरियादिली थी 2013 से, ये जो BRI इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वो दरियादिली उनके इंटरेस्ट को अपलिफ्ट करने के लिए नहीं थी, वो अपने स्वार्थ को पूरा करने की थी। तो भारत को ये मौका मिला कि कैसे यूनिक चैलेंजेस अफ्रीकन देशों के, साउथ अमेरिकन देशों के, इंडो पैसिफिक देशों के क्या 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 चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, भारत को ये मौका मिला। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी, द वर्ल्ड इज ऑल बट वन फैमिली। भारत ने लाइफस्टाइल अप्रोच की बात करी जब एनवायरनमेंट की बात आती है। भारत ने वेलबींग ऑफ द इकोनॉमीज एंड वेलबींग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर एम्फसाइज किया। भारत ने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एम्फसाइज किया, जिसका हम अपने सामने ही एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे ही G20 मीटिंग कंक्लूड होता है और जैसे ही हम नए पार्लियामेंट में जाते हैं, और नए पार्लियामेंट में जाते ही सबसे पहला बिल जो पास किया जाता है वो रिजर्वेशन ऑफ वुमेन का बिल पास किया जाता है इन द लोकसभा। तो कहीं ना कहीं ये इंक्लूसिविटी एजेंडा को प्रमोट करने के लिए भारत के G20 समिट ने, भारत में जो G20 समिट कंक्लूड हुआ है सक्सेसफुली, उसने मोमेंटम रोल आउट किया है। नाउ सेक्शन बी में अगेन 3 टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक था स्पेस साइंस एंड इंडिया, बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट आता है लिखने के लिए। देन न्यू पॉसिबिलिटीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो यहाँ पे थीम एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा। ग्लोबलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री, तो आपने कोई भी एक टॉपिक पे लिखना है। मैं नहीं मानता कि ये तीनों टॉपिक में से कि आप एक टॉपिक पे ना कुछ ऑप्शन ले सकें। मैं नहीं मानता कि आप कहेंगे कि सर इससे रिलेटेड तो हमको कंटेंट नहीं पता। अब एग्रीकल्चर सेक्टर है, बहुत कॉमन सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर से ओरिएंटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या 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 रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं, बहुत सारी बातें लिखने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई चैलेंज वाली बात थी ना। अब भारत, अगर स्पेस साइंस और इंडिया की बात करें, भारत का बहुत लंबा इतिहास है। इसरो की बात आती है, इसरो को स्टैब्लिश 1969 में किया गया था और तब से इंडिया ने काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करा है स्पेस रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन में। इसरो ने काफ़ी सारे, बहुत सारे मिशन लॉन्च करे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन भारत ने वो कर दिखाया जो कि किसी भी देश ने नहीं करा था। भारत मून के साउथ पोल पे पहुंच चुका है, अभी तक कोई भी देश वहां पे नहीं जा चुका, और भारत उन चंद देशों की लीग में आ चुका है जिन्होंने इतने सक्सेसफुल स्पेस मिशंस को कंडक्ट किया है। अब देखिए, एक ज़माना था जब भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर होना पड़ता था प्राइमरली रशिया के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, लेकिन आज देखिए आज हमने कितना ज़्यादा इंडिजिनस कैपेसिटी अचीव करी है। कितने मिशन, चंद्रयान 1 की बात करें, चंद्रयान 2 हुआ, चंद्रयान 3 हुआ, आगे 2024 में गगनयान होगा। मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें, हम आदित्य L1 मिशन की बात करें, एस्ट्रोसैट है, कितने सारे मिशन हैं। अब ये कहीं ना कहीं आज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी हो या PSLV की बात हो, GSLV की बात हो, तो आज कितना आसान हो चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी ने आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी बूस्ट किया है। आज हमारे पास इतने सारे चैनल्स हैं देखने के लिए, टीवी चैनल्स हैं देखने के लिए। आज हम ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेदर फोरकास्टिंग रिपोर्ट्स हमारे पास आती है, तो कहीं ना कहीं जो योगदान है ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के कारण ही है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे क्या फ़ायदा, मंगलयान पे मिशन भेजा 450 करोड़ का, उससे अच्छा तो यहाँ पे इतने अस्पताल खुला देते। लेकिन मुझे याद है 2014 की बात है, तब जैसे आपको मैंने बताया 2012-13 में UPSC की तैयारी शुरू करी, तो उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने एक रिलेटिव के साथ बैठा था और उन्होंने ऐसे ही मेरा टेस्ट लिया, जैसे इंटरव्यू होता ना। खैर UPSC में इतना तो मौका ज़रूर मुझे मिला कि 2 बार मैंने इंटरव्यू दी है, तो मेरे साथ वो बैठे थे और मेरा टेस्ट ले रहे थे और कह रहे थे कि बताओ कि ये मंगलयान मिशन है, तो ये क्या आपको लगता नहीं है कि वेस्टेज हुआ 400-450 करोड़ का? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल वेस्टेज नहीं हुआ 400 करोड़ का। हमारा देखिए ग्लोबल पावर, हमारी सॉफ्ट पावर की बात आती है, हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात आती है, हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात आती है, कितनी अच्छी बातें हुई हैं इस मिशन से। तो इवन ही वाज वेरी हैप्पी टू लिसन टू दैट। सो अब ऐसे 2 तरह के लोग होंगे, कहेंगे कि अरे मोदी जी का क्या कर रहे हैं, वो 400-500 करोड़ यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट। हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बनता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी इमेज बिल्डिंग होती है, ठीक है। सो अब न्यू डिस्कवरीज की बात करें तो अगेन अप्रोच टू दी ऐसे, मैं भूल जाता हूँ कि मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे की अप्रोच पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, आपने स्पेस साइंस इन इंडिया में जब बात करनी है तो आपने इंट्रोडक्शन में आपने इसरो के बारे में मेंशन करना है कि शुरुआत के जो साल थे आज़ादी के बाद, क्या क्या अहम भूमिका इसरो ने निभाई थी स्पेस प्रोग्राम को बिल्डअप करने के लिए। देन उसके बाद आप इन द रीसेंट पास्ट, इन द रीसेंट 20 ईयर्स, आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स के बारे में बात कर सकते हैं। चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 3 है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, एंड देन नई डिस्कवरीज क्या हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल न्यू एक्सोप्लैनेट डिस्कवर्ड बाय इसरो,
चंद्रयान 3 की बात हो, इसरो डेवलपिंग अ न्यू रॉकेट इंजन, आदित्य L1 मिशन की बात करें, ये कुछ न्यू डिस्कवरीज की बात आ जाती है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये अगले साल 2024 में ये मिशन होने वाला है, इसका नाम गगनयान है और ये मिशन इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च इन 2024, जो कि 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में लेके जाएगा। राइट नाउ अब सिग्निफिकेंस क्या है, अंत में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेस मिशंस की बात करना है इन इंडिया। पहला तो ये साइंटिफिक नॉलेज को एडवांस करते हैं और देखिए जिज्ञासा होती है, बहुत एक क्यूरियोसिटी होती है, बहुत रोमांचक है। हम अगर यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को खोजने की बात करें, अंडरस्टैंड करने की बात करें, तो ये जो स्पेस मिशंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हो चुकी हैं, जैसे कि अगर मून में हो प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस ऑन द मून, मीथेन इन द मार्शियन एटमॉस्फेयर, तो इससे हमको कुछ ना कुछ पता लगता है कि क्या वहाँ पे भी जिंदगी है, या क्या वहाँ पे हम आने वाले समय में मून्स पे या मार्स पे गर्मियों की छुट्टियां मनाने जा पाएंगे, कि ऐसी कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं कि वहाँ पे हम ह्यूमन स्पेस मिशंस को और भेज सकें। देन दूसरी बात, स्पेस मिशन से नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, टेक्नोलॉजीज के एप्लीकेशन होते हैं। और तीसरी बात, ये टेक्नोलॉजीज इवन साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात आती है, लोगों को, यंगस्टर्स को इंकरेज करने की बात आती है कि वो भी स्पेस सेक्टर में जॉब करें, इसरो में जॉब करें, उनको प्रेरणा मिलती है। और एग्रीकल्चर में एडवांस करना, डिजास्टर मैनेजमेंट में एडवांस करना, टेलीकम्युनिकेशन में एडवांस करना, इन सब चीज़ों में भी स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है। लेकिन सबसे ज़रूरी है जो हमारी जो मान मर्यादा, जो हमारी इमेज है, जो हमारा इन्फ्लुएंस है ग्लोबल स्टेज पे जो बढ़ता है। आज भारत उन चंद लीग ऑफ नेशंस में आता है जहाँ पे हमने इतने ज़्यादा अच्छे स्पेस मिशंस को लॉन्च किया और पहले अटेम्प्ट में, चलो पहले अटेम्प्ट में हमने मंगलयान पे भी पूरी फतेह हासिल करी, और पहले ही अटेम्प्ट में हमने और भी बहुत सारे स्पेस मिशंस में हमने फतेह हासिल करी। तो इससे हमको और रिस्पेक्ट मिलती है, इससे हमको नासा जैसे इंस्टीट्यूशन के साथ भी कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है। नाउ उसके बाद अगला टॉपिक था न्यू पॉसिबिलिटीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, पांचवा टॉपिक है। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन इकोनॉमी में, ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आज भी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, 40% से ज़्यादा जो हमारी वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कंट्रीब्यूट कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रही है। सो देयरफॉर अगर 40% से ज़्यादा वर्कफोर्स है तो उतना प्रोपोर्शनिटी क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो रहा है? नहीं, आ रहा है जीडीपी में 15% ऑफ द जीडीपी जो कि अकाउंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। बट अगर 40% वर्कफोर्स इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वी कैन मेक एग्रीकल्चर मोर प्रॉफिटेबल, वी कैन मेक एग्रीकल्चर मोर remunerative, and we can definitely ensure that the contribution by agriculture towards the GDP is around about 25 to 30%. Now, nevertheless, agriculture is also helping us to provide food security. Gone are the days in the 1960s when there was a concern about the food production. Thanks to the green revolution, ना कि food production का concern है, प्रोडक्टिविटी साइड ज़रूर चैलेंज है, लेकिन उस पर भी हम वर्क अपॉन कर रहे हैं कि कैसे हम एग्रीकल्चर को और प्रोडक्टिव बना सकें। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर, स्पेसिफिकली रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन में। नई पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी, भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट और राइस का। तो ये इंट्रोडक्शन की बातें आ रही हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का रहा है इंडियन इकोनॉमी में। रूरल डेवलपमेंट पॉवर्टी एलिवेशन, बिकॉज ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये रूरल पॉवर्टी एलिवेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रोजगार मिलता है कितने सारे लाखों करोड़ों किसानों को जो कि गांव में रहते हैं, और साथ के साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को भी मजबूत करने का मौका मिलता है। The agriculture sector is facing a number of challenges. Then we can quickly talk about some challenges जो कि agriculture sector में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लाइमेट चेंज है, आबादी बढ़ रही है, रिसोर्स स्कैर्सिटी की बात आती है, लेकिन फिर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आते हैं बिकॉज फूड मार्केट, ग्लोबल फूड मार्केट बढ़ रहा है। देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्ट्स। भारत सरकार काफ़ी ऐसे कदम उठा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि सब्सिडीज़ देना फॉर इनपुट्स, इन्वेस्टिंग इन इरिगेशन एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। भारत सरकार की कोशिश है कि मार्केट एक्सेस फॉर फार्मर्स को इसको और इम्प्रूव किया जा सके ताकि उनकी इनकम्स ऑगमेंट हो सके। क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा खतरा है। इस बात का भी खतरा है कि हमारी फसलें खराब होंगी, आने वाले टाइम में फ्लड्स, ड्रॉट बहुत कॉमन होंगे। तो फार्मर्स को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपनी फसल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसको हम क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर कहते हैं। दैट ये इवेंट्स के साथ तो हम नहीं कह सकते कि हम सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी बढ़ रही है। इंडिया has overtaken the population of China as far as the most populous country in the world is concerned. Resource scarcity. Now
वाटर की बात करें, लैंड की बात करें, सॉइल की बात करें, आई वाज वाचिंग सम वीडियोस ऑफ जग्गी वासुदेव सदगुरु। वो एक सेव सॉइल कैंपेन को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। मैं उनको काफ़ी सुनता रहता हूँ, मतलब उनके काफ़ी अच्छे वीडियोस आते हैं, पॉडकास्ट आते हैं जहाँ पे वो सेव सॉइल की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि यदि हम सॉइल को सेव ना कर पाए ना तो 2035 तक, देखिए सॉइल को तो आप इंसान को आज फिर भी, विज्ञान आज इंसान को बना सकता है ना, कल को वो भी टाइम आने वाला है कि विज्ञान के जरिए आप इंसान को बना लेंगे, लेकिन विज्ञान के जरिए आप सॉइल को नहीं बना सकते हैं। सॉइल का एक नेचुरल प्रोसेस है। 2035 सदगुरु कहते हैं 2035-40 तक 1/3 of the world population will be having droughts and will be fighting wars against each other। सिविल वॉर्स बहुत ज़्यादा होंगी। तो देयरफॉर अगर रिसोर्स स्कार्सिटी है, पानी की कमी है, लैंड की कमी है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू प्रोड्यूस द फूड। तो ये स्विगी जोमेटो फूड यहाँ से नहीं आता है, ठीक है, ये तो फार्मर्स ही हैं जो हमको फीड कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि चलो अगर फार्मर्स खाना बनाना बंद कर देंगे तो स्विगी से मंगा लेंगे, जोमेटो से मंगा लेंगे, तो वो स्विगी और जोमेटो से आप पिज्ज़ा बर्गर भी जो मंगाते हैं या पास्ता जो मंगाते हैं, उसको बनाने के लिए जो सामग्री है वो तो खेत से ही आएगी ना, ऊपर से तो नहीं आएगी। लो प्रोडक्टिविटी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने एग्रीकल्चर को इतना प्रोडक्टिव नहीं बना पाए हैं। अगर हम उसके मुकाबले बाकी देशों को देखें तो बाकी देश काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, काफ़ी कामयाबी पाई है पैदावार को अच्छा करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को अच्छा करने के लिए, लेकिन हम इतना नहीं कर पाए। काफ़ी चैलेंजेस हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स बीइंग वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट चैलेंज। नाउ नई पॉसिबिलिटीज, प्रिसिशन एग्रीकल्चर है, वर्टिकल फार्मिंग है, जीन एडिटिंग है। तो टेक्नोलॉजी के जरिए अब कितने सारे नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एआई का इस्तेमाल भी एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जा रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है क्रॉप्स को मॉनिटर करने के लिए, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करने के लिए, फील्ड्स को मैप करने के लिए। एग्रीकल्चर ड्रोन्स कैन इन फैक्ट हेल्प फार्मर्स टू मेक बेटर डिसीजंस अबाउट देयर क्रॉप्स एंड इंप्रूव देयर यील्ड्स। देन इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ऑर्गेनिक फार्मिंग का राइज हो, या ग्रोथ ऑफ ग्लोबल फूड मार्केट की बात हो, या इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी की बात करें, तो ये कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं। आई नो वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन क्या करें, 9 टॉपिक्स हैं और मेरा कर्तव्य है कि वो 9 के 9 टॉपिक्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूं। ये मदद केवल यूपीपीसीएस एस्पिरेंट्स को नहीं, बट यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी करने वाला है। तो जस्ट टू चेक योर अटेंटिवनेस इन दिस वीडियो कि आप कितने अटेंटिव हैं, तो मैं आपको ये एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ कि आप में से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करना है, वो है यूपी पीसीएस, जस्ट टू सी। देखिए टीचर के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है कि भाई जो वो पढ़ा रहा है क्या उसको कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। तो आपको कमेंट करना है यूपी पीसीएस। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें यूपी पीसीएस। तो यानी कि एक तरह से आपकी वो अटेंडेंस को मैं मानूंगा कि हाँ आप प्रेजेंट हैं, ठीक है। छोटा सा काम दे रहा हूँ। कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो, कॉटेज इंडस्ट्री एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का। इट इज एस्टिमेटेड टू एम्प्लॉय ओवर 12 करोड़ पीपल एंड कंट्रीब्यूटिंग 10% टू आवर जीडीपी। कॉटेज इंडस्ट्री एक मेजर सोर्स ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट है, इनकम जनरेशन है। कॉटेज इंडस्ट्री इज करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, जो कि ट्रेडिशनल स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, फैमिली बेस्ड है, एंड दिस कैन बी वेरी इजीली ऑपरेटेड फ्रॉम होम्स एंड विलेजेस। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के तो महात्मा गांधी जी ने भी बहुत एम्फेसिस ले किया था। तो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, खादी है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, फर्नीचर है, ये सब चीज़ें कॉटेज इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हो रही हैं। कॉटेज इंडस्ट्री का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। पहला, देखिए टू दी पॉइंट टॉपिक है तो टू दी पॉइंट ही बात करनी है। यहाँ पे कोई फिलोसफिकल टॉपिक तो पूछा नहीं गया हमको यूपीएससी की तरह, तो टू दी पॉइंट हमने बात करनी है। पहला, तो ये प्रोवाइड करता है रोजगार टू सो मेनी पीपल, इनकम टू मिलियंस ऑफ पीपल पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। दूसरा, प्रेजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स एंड क्राफ्ट्स, जो कि बिल्कुल बर्बाद हो गए थे अंग्रेज़ों के समय में। अंग्रेज़ों के ज़मानों में जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट थे ये बिल्कुल बर्बाद कर दिए गए थे। जो हम बात करते हैं प्रोसेस, जो कॉलोनाइजेशन प्रोसेस की बात आती है, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद किया गया था और मजबूरन लोगों को खेती बाड़ी करने को कहा गया था, उससे हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को भी बहुत ठेस पहुंचा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का ही पार्ट आता है। तीसरा, ये प्रोड्यूस करता है यूनिक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो कि हाई इन डिमांड है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी। चौथा, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड इन पॉवर्टी एलिविएशन। तो सिग्निफिकेंस क्या है, अगेन 10% से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है, 12 करोड़ से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, इनकम जनरेशन हो रहा है। जो पुरानी प्रथाएं हैं, ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, क्योंकि ये फैमिली बेस्ड ऑक्यूपेशन है, विलेज बेस्ड है, तो आपकी जो ओल्ड स्किल्स हैं, ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनको भी प्रिजर्व करने का यहाँ पे मौका मिलता है। आप यूनिक और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और अगेन
दे आर बीइंग सोल्ड, दे आर बीइंग, उसका जो स्केलेबिलिटी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की भी बात हो रही है, तो ग्लोबलाइजेशन के चलते हमको ऐसी बहुत सारी मार्केट्स मिलती हैं जिसके लिए हमको खरीदार मिलते हैं जो कि इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन हो रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन ने ऐसे बहुत सारे अवसर क्रिएट किए हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि वो ऊंचे हाइट्स तक पहुंच सकें और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ कंज्यूमर्स। Now this is due to the development of new technologies, e-commerce है, liberalization of trade policies है, ये गांव में छोटे शहरों में बनाई गई चीज़ें आज पूरे भारत में, पूरे देश में सेल हो रही हैं, दुनिया भर में सेल हो रही हैं। गोइंग वोकल फॉर लोकल कैंपेन भी पीछे चला था। Many cottage industries in India now export their products to all countries all over the world through online platforms, e-commerce platforms. लेकिन ग्लोबलाइजेशन के चलते कुछ चैलेंजेस भी आए हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज को। वन ऑफ द चैलेंजेस कि कंपटीशन फॉरेन प्रोडक्ट से काफी बड़ा है। फॉरेन प्रोडक्ट्स वियतनाम से, थाईलैंड से, चाइना से, दे आर ऑफन चीपर एंड ऑफ हायर क्वालिटी देन इंडियन प्रोडक्ट्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इकोनॉमीज स्केल दैट फॉरेन कंपनीज एंजॉय एंड टू द सब्सिडीज जो कि वियतनाम या बांग्लादेश या चाइना की सरकार उस टेक्सटाइल सेक्टर को, कॉटेज सेक्टर को दे रही है। अनदर चैलेंज इज टू मीट दी रिक्वायर्ड नॉर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी। अब वो जो स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी एंड सेफ्टी के बहुत हाईली सेट कर दिए गए हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ये चैलेंजेस और ये स्टैंडर्ड्स अचीव करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। न्यू अपॉर्चुनिटीज बाय ग्लोबलाइजेशन इज नंबर वन, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, इंक्रीज डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चलिए, क्या क्या भारत सरकार से इनिशिएटिव्स यहाँ पे शुरू करे गए हैं। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना कॉटेज इंडस्ट्रीज को बाय वेरियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग देना कॉटेज इंडस्ट्री वर्कर्स को, या कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रमोट करना। तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो भारत सरकार के द्वारा इनिशिएट करे गए हैं। लास्ट सेक्शन सी, आई नो वीडियो लंबा जा रहा है, 9 टॉपिक्स डिस्कस करने थे, लेकिन अगेन मैं आपसे अब यहाँ पे क्षमा मांग सकता हूँ कि लंबा वीडियो जा रहा है। देख रहे हैं पूरा एंड तक, तो आपको मैंने जो होमवर्क दिया था UPPCS कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है देखने के लिए कि कितना अटेंटिवली वीडियो सुन रहे हैं। सेक्शन सी में 3 टॉपिक थे। देखिए, पहला टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका ऑन होल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए, अब इसमें तो पहले तो हम श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करेंगे कि शुरू कैसे होता है। क्या ये रातों रात हुआ था? श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस 2019 में शुरू हुआ था, जब वहाँ पे 2019 में श्रीलंका में ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई थी, चर्च में बॉम्बिंग्स हुई थी, तो उसके कारण टूरिज्म टुक अ मैसिव हिट, देन कोविड केम, एंड ऑल्सो कोविड के कारण श्रीलंका जो कि बहुत सुंदर एक कंट्री है, एंड आई थिंक मैंने शायद इस बात का जिक्र भी किया था, हॉटस्टार में पीछे एक सीरीज़ आई थी, हॉटस्टार में सीरीज़ आई थी नाइट मैनेजर, उसमें अनिल कपूर थे, तो उसमें जो शूटिंग थी वो श्रीलंका में हुई थी, और श्रीलंका की बीचेस तो ऐसे लग रही थी जैसे कि स्पेन या इटली में बैठे हैं। बहुत सुंदर बीचेस हैं श्रीलंका के, बहुत अच्छी जगह है, कभी मौका मिले घूम के आइएगा। शादी के बाद हनीमून मनाने वहाँ पे जाइएगा, IAS IPS बनने के बाद जाइएगा, कोई बात नहीं भी बनते तो भी घूमने ज़रूर जाइएगा। कंपनी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं साथ में चल पड़ूंगा, मुझे घूमने का बहुत शौक है। ठीक है, तो श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऑनगोइंग क्राइसिस है, जो कि 2019 में शुरू होता है। अगेन उसके क्या क्या कारण हैं हम यहाँ पे कारण बता सकते हैं। टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स, कोविड, टूरिज्म टुक अ मैसिव हिटिंग, उसके अलावा श्रीलंका की जो अनवाइज इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जो कि राजापक्सा भाइयों ने जो प्रोपोगेट करी थी, इसके कारण श्रीलंका के जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे उसमें डिप्लीशन होता है, हाई लेवल्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं, और ये इकोनॉमिक हार्डशिप्स श्रीलंका में उस वक्त आते हैं जब यूक्रेन में वॉर चल रहा था। ठीक है, अब श्रीलंका से भी काफ़ी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट होती थी, वहाँ पे यूक्रेन में वॉर चल रहा था, तो इसके कारण काफ़ी हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन देखा, शॉर्टेजेस देखा ग्लोबल फूड सप्लाई में। श्रीलंका का जो शेयर था फूड एक्सपोर्ट का वो भी काफ़ी कम होता है। अब काफ़ी सारे ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि 2007-8 में जो ये हम्बनतोता प्रोजेक्ट का जो डील श्रीलंका ने चाइना के साथ साइन किया था, इस डील को अनफीजिबल, फाइनेंशियली अनफीजिबल कहा गया था, और इस डील ने श्रीलंका को तो डुबाया ही डुबाया, लेकिन साथ के साथ हम्बनतोता पोर्ट को 99 सालों के लिए लीज पे देना पड़ा चाइना की सरकार को। चाइना जो पैसा देती है वो अपने स्वार्थ में देती है। चाइना श्रीलंका का लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री मैंने डिस्कस करी हुई है, पढ़ लेना PDF में कि क्या हिस्ट्री थी, बट आइडिया आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐसे में आपने क्या करना है, ऐसे में शुरुआत में आपने श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का बैकग्राउंड देना है कि क्या क्या कारण थे, है ना। उसके बाद इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में क्या होता है। देखिए, ये जो राजापक्सा भाई थे, महिंद्रा राजापक्सा और गोताबाया राजापक्सा, गो गोता गो, गो गोता गो, इस तरह के नारे हमने देखे थे, न्यूज़ चैनल्स पे आते थे। श्रीलंका के लोग
सिंपल कॉमन कमोडिटीज, दूध है ना, दही है, बटर है, अंडा है, कॉमन कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो लोग सड़कों पे आके नारा लगा रहे थे राजापक्सा ब्रदर्स के खिलाफ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। हमने देखा काफ़ी फेमस श्रीलंकन क्रिकेटर्स जयसूर्या भी वहाँ पे सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट। टैक्स बढ़ा दिए गए थे। अब इतनी मंदी की सिचुएशन है, इतनी ऑलरेडी रिसेशन और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, आप टैक्स बढ़ा रहे हैं कॉमन मैन के ऊपर। केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर बैन कर दिया गया था, जिसके कारण जो किसान थे उनको ज़बरदस्ती ऑर्गेनिक फार्मिंग के टुवर्ड्स जाना पड़ा। अब देखिए, कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी बात नहीं है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अपने फ़ायदे हैं, बट आज आप बोलो कि हम 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो उससे आपके पैदावार में, आपके प्रोडक्शन में काफ़ी नुकसान हो सकता है, और डेफिनेटली फूड सप्लाई अगर आपने एक्सपोर्ट करना है, उस एक्सपोर्ट पे भी नुकसान होगा। देन हम जैसे जानते हैं यूक्रेन वॉर के कारण बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जिन इन देशों तक अनाज नहीं जा पा रहा था। सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए थे, और जो शॉर्टेजेस होती हैं फूड सप्लाईज़ की, उसके कारण जब शॉर्टेजेस होती है फूड सप्लाई की, डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो श्रीलंका, अब देखिए, हाई प्राइसेस फॉर फ्यूल आर द नेचुरल रिजल्ट ऑफ सप्लाई वरीज दैट हैव पुश्ड ऑयल अबव $100 प्रति बैरल। श्रीलंका इंपोर्ट करता है 80% ऑफ इट्स मेडिकल सप्लाईज। डोनर्स इन इंडिया एंड इन यूरोप दे हैड हेल्प श्रीलंका, बट देयर इज अ लिमिट। अब हम सारी की सारी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो श्रीलंका को तो डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। टूरिज्म पे इम्पैक्ट देखा, डिस्ट्रप्शन टू ग्लोबल ट्रेड हुआ। माइग्रेशन की बात करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस जो श्रीलंका में हुआ, तो श्रीलंकन पीपल दे वर फ्लीइंग टू अदर कंट्रीज, टू इंडिया, to other countries to search for better job opportunities and living standards. Then also increasing geopolitical tensions, चाइना की इंटरफेरेंस यहाँ पे हो, या अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे। बहुत इजी टॉपिक था, इसको हम इजीली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। एट्थ टॉपिक है मेल्टिंग ग्लेशियर्स डेंजर्स टू ह्यूमन बींग्स। अगेन क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, चाहे वो आर्कटिक सर्कल में हो, अंटार्कटिक सर्कल में हो, और एक अलार्मिंग रेट पे मेल्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में 50 सालों में आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक रीजन में दोनों जगह पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी शुरू हो जाए कि बर्फ बिल्कुल ही पिघल जाएगी। अब अगर वहां पे बर्फ पिघल जाती है और वहां पे वेजिटेशन और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थ्राइव करते हैं, तो जस्ट इमेजिन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट होगा। आइस कैप मेल्ट करेगा तो सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो फ्लड्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आएंगी। ठीक है, और वाटर स्कार्सिटी बढ़ेगी। ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं लाखों करोड़ों लोगों को, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है वो खत्म हो जाएगी। सी लेवल राइज होगा, ठीक है, डैमेज कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर सी लेवल राइज हो। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, फ्लड्स आते रहेंगे, ड्रॉट्स आते रहेंगे, हीट वेव्स आते रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा। अब अगर आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में खेती बाड़ी हो रही है, तो जस्ट इमेजिन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वेजिटेशन का, लोग वहां पे मरना शुरू कर देंगे। बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फाउना को कितना नुकसान होगा जब इतने मैसिव हीट वेव्स आ रहे होंगे ट्रॉपिकल रीजन्स में। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स, माइग्रेशन इंक्रीज होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगे, बिकॉज जो वाटर रिसोर्सेज है वो स्कार्स हो जाएंगे। आने वाले समय में लड़ाइयाँ पानी के पीछे होने वाली हैं कि पीने के लिए पानी नहीं है तो उसके पीछे देश लड़ने वाले हैं। इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड, ठीक है, व्हाट कैन बी डन, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस किया जा सकता है, ग्लेशियर इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना। इंडिया इज ऑलरेडी अ वेरी एक्टिव मेंबर, इंडिया इन फैक्ट इज अ मेंबर ऑफ द आर्कटिक काउंसिल, और इंडिया के लिए आर्कटिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया आर्कटिक रीजन को स्टडी भी कर रहा है, सो मे बी ये बात भी हम मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया का जो रोल है आर्कटिक रीजन के साथ, आर्कटिक के साथ। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हम डेवलप कर सकते हैं ग्लेशियर्स को मेल्ट करने के लिए। अंत में लास्ट में जो टॉपिक था वो एक योजना से रिलेटेड था, स्कीम से रिलेटेड था, पीएम आशा, यानी कि पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो ये प्रो फार्मर इनिशिएटिव था। अब इसके चलते 3 कंपोनेंट्स हैं स्कीम के अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का। बेसिकली इस स्कीम का मकसद है टू इंश्योर फेयर प्राइसेस, रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स, ताकि उनका जो भी फसल है, जो भी उनका प्रोड्यूस है, पैदावार है, उनके लिए उनको एक सफिशिएंट और अच्छा एक फेयर प्राइस मिल सके। द रीसेंट स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्लीमेंट योर इंक्रीज इन एमएसपी विच विल बी ट्रांसफर टू द फार्मर्स इनकम, यानी कि फार्मर की इनकम को थोड़ा ऑगमेंट करने का तौर तरीका है बाय वे ऑफ रोबस्ट प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना इस स्कीम के 3 कंपोनेंट्स हैं, प्राइस सपोर्ट स्कीम, देन पीडीपीएस यानी कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के, यानी कि अगर कमोडिटी की वैल्यू मार्केट प्राइस से भी कम हो जाती है, लेट्स से व्हीट और राइस की बात होती है, अगर उसकी वैल्यू डोमेस्टिक मार्केट में मार्केट प्राइस से भी कम हो जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूरन
यानी कि उनका फर्ज बनता है कि उनको फार्मर से जो भी 24 तरह के जो क्रॉप्स आते हैं एमएसपी रेजिम में, वो प्रोक्योर करने पड़ेंगे एट दी एमएसपी प्राइस। ठीक है। तो आप जैसे जानते होंगे मध्य प्रदेश में भी है भुवंतर योजना। मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ उसका, बिकॉज स्किप कर गया, बिकॉज अभी इतना लंबा लेक्चर था, मैं नाम भूल रहा हूँ। भुवंतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश ने ये स्कीम चलाई थी पीडीपीएस की, जहाँ पे जो भी प्राइस डिफरेंस है, लेट्स से हम वीट की बात करें या राइस की बात करें, यदि मार्केट प्राइस इज लेस दैन दी एमएसपी, तो किसान का जो प्रोड्यूस है वो एमएसपी पे तो प्रोक्योर करना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, और एक और यहाँ पे एक कंपोनेंट है स्कीम का है जो कि है प्राइवेट प्रोक्योरमेंट ऑफ एंड स्टॉक की स्कीम। यानी कि अब इसमें क्या होगा, प्राइवेट एजेंसीज को प्रोक्योर करना पड़ेगा ऑयल सीड्स को इन कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। Selected private agency shall procure the commodity at MSP in the notified markets during the notified period from the registered farmers। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस थी जो कि सरकार ने इंट्रोड्यूस करी थी। 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, ताकि कैसे प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है इस एग्रीकल्चर सेक्टर में वो भी एक ऑगमेंट किया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस को और सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों ये वैसे तो बातें और भी करने का बहुत मन है, वीडियो लंबा चला जाएगा, आप इसमें पीडीएफ को पढ़ सकते हैं डिटेल में, जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अंत में यही कहना चाहता हूं दोस्तों, टॉपिक्स इतने मुश्किल नहीं थे, टॉपिक्स काफी इजी थे, डूएबल थे करने। आपको कोई भी एक टॉपिक सेक्शन ए में से था, सेक्शन बी में से और सेक्शन सी में से भी। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यदि आपको चैलेंज आता है कि सीमित समय में, देखिए अल्टीमेटली टीचर का रोल क्या है, सीमित समय में आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आना, ऐसा आपके सामने कंटेंट रखना जो कि रेडीमेड हो, टेलर मेड हो आपके तैयारी के लिए, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो टेलर मेड कंटेंट यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं एसए के लिए, तो मैं पर्सनली यूपीपीसीएस का एसए कोर्स लीड कर रहा हूं। इसके फीचर्स आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं। यदि इनरोल करना चाहते हैं, ये रहा टोल फ्री नंबर, इनरोल करें। 2 तरह के कोर्सेज हैं, एक विद इवैल्यूएशन, एक विदाउट इवैल्यूएशन, और यहाँ पे लाइव सेशंस भी आपके रहेंगे, लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशंस आपके यहाँ पे रहेंगे। अगर आप कोड कुबेर लाइव का इस्तेमाल करते हैं तो गेस व्हाट, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। यूपी 2023, ये तो ऑलरेडी कोड चल रहा है 10% ऑफ लेने के लिए। कुबेर लाइव, मेरा नाम कुबेर है, कुबेर लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि डिस्कशन आपको कैसे लगी, कुछ सुझाव हैं तो वो भी बता सकते हैं। लाइक बटन को हिट करना मत भूलना, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और हाँ, अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे भी गए ना, तो फिर देख लेना। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और यूपीपीसीएस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।